हेलो दोस्तों, इस कंपनी ने जो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 162% का। जबकि लास्ट 7 डेज़ से ये कंपनी थोड़ा गिर रहा है, इसलिए अभी जो रिटर्न लास्ट 7 डेज़ में है वो 3.30% है। लेकिन फार्मा सेक्टर में 7 डेज़ में 1.5% का बढ़ोतरी हुआ है, जबकि 1 ईयर में 59.40%। हालांकि ये जो कंपनी है वो भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है। लास्ट 7 डेज़ में जो मार्केट ने रिटर्न दिया है वो दिया है 1.30% का, जबकि 1 ईयर में 45.40% का। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी ने कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। मार्केट दे रहा है रिटर्न 45.40%, जबकि ये कंपनी ने दिया है 162%। क्या वाकई ये कंपनी ऐसी है जो आगे फ्यूचर में भी जाकर ये अच्छा रिटर्न देगी? उसके लिए मैंने इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ। मेरा नाम है मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आजम मुअर्रफी। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो -1.39%, यानी 1.39% गिरा है। क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी ने जब इस कंपनी का रिज़ल्ट आया था 12 अगस्त को, तो एक नया 52 वीक्स हाई क्रिएट किया था, जो उसके बाद ये अपने करेक्शन मोड पे आ गया है। लेकिन क्या इस कंपनी के पास वैसे पोटेंशियल हैं जो इसे फ्यूचर में जाकर एक मल्टीबैगर बना सकता है? तो चलिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस कंपनी का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। मैं अक्सर ऐसे छोटे स्मॉल कंपनियों में इन्वेस्ट किया करता हूँ और उसे एनालाइज करता हूँ कि क्या कंपनी के अंदर ऐसी पोटेंशियल है। हालांकि इस कंपनी से मैंने अच्छे खासे रिटर्न कमाए, लेकिन फिक्स्ड मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं रहा। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, उस रीज़न को मैं यहाँ पर बताऊँगा और आपसे शेयर करूँगा। आप अपना कमेंट इस वीडियो में बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है। तो ये कंपनी जो है एक फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, जो 1995 में बना था। कंपनी वैसे आउट ऑफ इंडिया में 25 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस चलाता है और इसके कम से कम 400 प्रोडक्ट्स हैं। ये बिजनेस जो इसका डिवीज़न है वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं और डोमेस्टिक लेवल पे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये अपने 25 कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। 400 प्रोडक्ट्स वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया में ये जो है ये इसने अपने बिजनेस को 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। वो डिवीज़न क्या है? एक पहला जो डिवीज़न है वो है डोमेस्टिक में कैरेटस लाइफ केयर, दूसरा जो है कैरेटस इवॉल्व यानी कि सेगमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड वीमेंस केयर, और थर्ड जो है राइट न्यूट्रिशन यानी विटामिन एंड OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, जैसे होता है विटामिन, सर दर्द का गोली, बुखार का नॉर्मल वगैरह, जो OTC यानी ओवर द काउंटर में आप बगैर डॉक्टर के रिकमेंड के ले सकते हैं। तो ये भी दवा बनाती है, जो इसको इसने अपने थर्ड कैटेगरी में डाला है, जिसको कहते हैं राइट न्यूट्रिएंट्स विटामिन एंड OTC। अगर मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस की बात करें तो इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस है वो 30 किलोमीटर इंदौर से दूर है, जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश का इंडिया में। तो चलिए अब थोड़ा इसके प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज देखते हैं कि क्या रेवेन्यू ये जनरेट करता है प्रोडक्ट इस सेगमेंट वाइज। तो हम देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन में 31 मार्च 2022 को इन्होंने 21,594.68 करोड़, सॉरी ये करोड़ नहीं लाख में, यानी कि 219 करोड़। तो सेगमेंट वाइज हम इसका रेवेन्यू चेक करेंगे 31 मार्च 2022 को और 31 मार्च 2023 को। तो आप देख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स में इस कंपनी ने 31 मार्च 2022 को जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो जनरेट किया था 2194.68 यानी 219 करोड़ लगभग, और मार्च 23 में 2099.73 यानी 209 करोड़ का तकरीबन, जो कि इस कंपनी का पूरा रेवेन्यू का जो परसेंटेज आता है वो 88%। यानी कंपनी ने कितना जनरेट किया था अपने पूरे रेवेन्यू का जो परसेंटेज जो दिख रहा है वो सारा वो इसके फार्मास्यूटिकल ड्रग्स फॉर्मुलेशन से 88% जो रेवेन्यू आता है वो इसी से आता है। उसके अलावा ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज़ से वो 18% रेवेन्यू जनरेट किया था उन्होंने मार्च 23 को, और 1% रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। हो सकता है कंपनी या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो उसको रेंट में दिया होगा उससे 1% रेवेन्यू आया था। यानी कि मैक्सिमम जो इसका रेवेन्यू है इसके ऑपरेटिंग बिजनेस से आता है, यानी 88%, जो कि सही है। तो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पे सेगमेंट वाइज मैंने इसके रेवेन्यू को दिखाया कि इसका रेवेन्यू जो अक्सर कहाँ से आता है। कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी बिजनेस कुछ और कर रही है, रेवेन्यू कहीं और से आ रहा है, तो वो रेवेन्यू क्या हमेशा फिक्स नहीं रहता है। और ऐसा भी होता है कि कभी देखेंगे कि कंपनी का अचानक एक क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, बहुत अच्छा सेल आया, और उस पर लोगों ने देखा कंपनी ने अच्छा रिजल्ट किया है, फर्स्ट शेयर को वो लोग खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने कोई अपना पार्ट टाइम एसेट को बेचा या फिर कोई ज़मीन को बेचा, उससे ये रेवेन्यू जनरेट हुआ। फिर वो अचानक क्या होता है, फिर वो शेयर गिर जाता है। ऐसा ही एक शेयर में हुआ था ऑरेंज ग्रीन पावर में
कि लगातार 3 साल से वो अपने एसेट को बेच रहा था, तब उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था और उससे प्रॉफिट बढ़ रहा था, लोगों ने बढ़ के इन्वेस्ट किया। हालांकि वो शेयर अभी भी अच्छा है, वो भी दमदार है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसके एक्चुअल ऑपरेटिंग बिजनेस से नहीं होता, बल्कि कहीं और से होता है, जो कि वो कंपनी के लिए हमेशा के लिए सही नहीं है। उसके ऑपरेटिंग बिजनेस से एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर और आगे हम बढ़ते हैं। अगर फंडामेंटल समरी में हम इसको देखते हैं तो हमें देख सकते हैं इसकी मार्केट कैप जो है 2175 करोड़ की है और रेवेन्यू जो था 291 मार्च 24 का, ये मैं बात कर रहा हूँ 291 करोड़ का, जिसमें एक्सपेंसेस था 86.40 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 28.60 करोड़ का, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट था 115 करोड़ का। तो ये एक मैंने समरी में बताया है इसका कि ये इसका प्रॉफिट और एक्सपेंसेस है। अगर इस डिटेल में जाके बात करते हैं तो चलिए मैंने इसका डिटेल में भी मैंने इसका सारा प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर सामने रखा है। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पर मैंने मार्च 22 से लेके मार्च 24 यानी पिछले 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे मैंने सामने रखा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सेल जो मार्च 22 में जो था वो 216 करोड़ का था, मार्च 23 में 222 करोड़ का और मार्च 24 में 263 करोड़ का। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो मार्च 21 से जो सेल्स ग्रोथ में था 11.44% था, जैसे मार्च 22 में कितना ग्रोथ हुआ 2.59%, मार्च 23 में 2.59% और मार्च 24 में 18.88%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ मार्च 22 में, मार्च 23 में 20 करोड़ और मार्च 24 में 30 करोड़। और एक ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 34 करोड़। इस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 9%, 11% एंड 12%, जो कि अच्छा है। लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है कि ये शेयर अचानक इतना बढ़ा? पहले तो ये 10, 8, 9, 11 पर ही ट्रेड करता था। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 20 करोड़ मार्च 22 में, मार्च 23 में 20 करोड़ और मार्च 24 में 25 करोड़। लेकिन ये उस वक्त भी इतना शेयर आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि क्या हुआ लास्ट क्वार्टर में यानी फर्स्ट क्वार्टर 2025 में क्या हुआ, बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, उसकी वजह से अचानक ये शेयर बढ़ा है। उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा कि किस तरह से अचानक फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद बढ़ा है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको इस ग्राफ के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है कि पिछले जून क्वार्टर में और इस जून क्वार्टर में क्या डिफरेंस है, कितना ज़्यादा ये डिफरेंस आया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले साल सेम क्वार्टर यानी फर्स्ट क्वार्टर में जून का जो सेल्स था वो 59.36 करोड़ था और इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर में जो सेल्स हुआ वो 86.83 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर कितना परसेंट का इजाफा हुआ है, 46.2% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना था 6.15 करोड़, जो कि बढ़कर कितना हो गया 10.48 करोड़, यानी कितना इजाफा हुआ है 12%। इस जून क्वार्टर का पिछले जून क्वार्टर से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 5.81, जो कि कितना हो गया 10.1। नेट प्रॉफिट 4.25 था, जो कि बढ़ के कितना हो गया 7.63। अर्निंग पर शेयर भी इस वजह से बढ़ गया, क्योंकि जब अर्निंग बढ़ेगा तो पर शेयर का उसका रेट भी बढ़ेगा। इसी तरह वो क्या हो गया 0.05 से बढ़कर 0.08 हो गया। तो क्या ये काफ़ी है इसके लिए? नहीं, इसको हम और देखेंगे अच्छा से इसका बैलेंस शीट का क्या हाल है। तो हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसका शेयर जो 12 अगस्त को जो इसका शेयर का जो प्राइस था वो 15 रुपये 41 पैसा था। जैसे ही इसका रिजल्ट अच्छा आया, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी क्रिएट कर रहा है 15 रुपये 41 पैसे का, यानी एक सपोर्ट लेवल में फंसा हुआ था। जैसे ही रिजल्ट अच्छा आया 12 अगस्त को इसका रिपोर्ट आया, रिपोर्ट पर चला कि वो अच्छा इसने परफॉर्म किया है, फटाक से इससे एक नया हाई बनाता है। वो हाई क्या है 26.79। इसी वजह से ये शेयर का दाम अचानक ही बढ़ गया। लेकिन अभी ये एक करेक्शन पीरियड में चल रहा है, जो कि अभी चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 सितंबर को। तो ये इसका जो लास्ट फ्राइडे को जो प्राइस था वो 21.97 था। तो क्या इस शेयर में अभी भी उतना पोटेंशियल है और क्या खतरा है इस शेयर में? क्या इसका जो प्रॉफिट दिख रहा है या क्या रियली में इसका पैसा पूरा कैश फ्लो में आ रहा है? तो मैंने इसका कैश फ्लो को मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि जो 29 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाया है उन्होंने वो मार्च 2024 में, वो उसके बरक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो माइनस कितना है 6 करोड़, जो कि बहुत चिंता की बात है कि ये कंपनी तो सेल कर रहा है अपना प्रोडक्ट और सामान बेच रहा है, लेकिन क्या है कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है। बुक में प्रॉफिट तो बुक कर ले रहा है, लेकिन उसका कैश नहीं आ रहा है। हालांकि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये तो खतरे की बात है कि कंपनी अपना सेल को कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये खतरे की बात है। इसके लिए मैंने फ्री कैश फ्लो को देखा कि क्या कंपनी के पास ऐसा फ्री कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो समझते ही होंगे कि
बिजनेस को चलाने के अलावा जिस पैसे से मेरे बिजनेस चल रहा है उसके अलावा मेरे पास कितना पैसा है कि हम और कोई डेट ले सकें, कोई नया एसेट खरीद सकें, कोई नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। तो उसके लिए फ्री कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पर देखें तो -14 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी के पास नहीं है, जो भी एक डेट लेवल की बात है। अगर हम इस पैसा को देखें कि ये कैश क्या नया कोई प्रॉब्लम है या पहले भी इसका कैश का प्रॉब्लम होता था, तो इसको मैंने मार्च 20 से मैंने इस कंपैरिजन शुरू किया। यहाँ पर 2 किस्म का मैंने दिखाया आपको। यहाँ पर दिखाया है डेटर डेज, यानी कितना दिन लगता है सेल करने के बाद पैसा आने में, और दूसरा कैश कन्वर्सन साइकिल, यानी कि ये सेल से लेके पूरा पैसा आने तक कितना टाइम लगता है इसको। तो अब मार्च 20 में देख सकते हैं कि इसका 77 डेज़ था और कैश कन्वर्सन साइकिल 67। इसी तरह मार्च 21 में 112 था डेटर डेज और कैश कन्वर्सन साइकिल 96। तो आप देख सकते हैं मार्च 23, मार्च 24 में अचानक ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी इसका जो परफॉर्मेंस है कैश को कन्वर्ट करने का वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। तो एक चिंता की बात है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आगे हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही है। तो उसके लिए मैंने बैलेंस शीट को देखा। बैलेंस शीट में अक्सर आदमी हम लोग देखते हैं क्या कि इसका एसेट और लायबिलिटीज़। तो इसका करंट एसेट की बात करें तो इसके पास 274 करोड़ का एसेट है और लायबिलिटी है 106 करोड़ का। उसी तरह शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म एसेट है 129 करोड़ का, लायबिलिटीज़ है 10 करोड़ का। तो इसके बैलेंस शीट में इसके पास कैश है, मतलब पैसे हैं, एसेट हैं और लायबिलिटीज़ बहुत कम है, तो इसमें कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। एक प्रॉब्लम से वही है कि कैश को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है कंपनी, तो उसको यहाँ देखना पड़ेगा। और डेट की बात करें तो मैंने यहाँ पर डेट मैंने निकाला, हिस्टोरिकल डेट निकाला है जून 21 से लेकर जून 24 तक, कि जून में इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो था वो 0.33 था और डेट था 62 करोड़ का और इक्विटी था 187। इसी तरह जून 22 में देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 था और डेट था 58, यानी कि डेट यहाँ पर घटा है, देखिए 62 से 58 हो गया। लेकिन फिर कंपनी ने जून 22 में डेट को लिया, इस तरह डेट टू इक्विटी से बढ़ गया 0.2 हो गया। लेकिन फिर जाके जून में इसने डेट कम किया है 0.25, यानी कंपनी के पास डेट है बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है, यानी 0.25। इसके लिए इनके पास कंपनी के पास है, पैसे है, एसेट है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन एक चिंता की बात सिर्फ ये है कि ये कंपनी का जो कैश है वो नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को मैं अगर देखूं तो मैंने यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने की कोशिश की। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैं एनालिसिस किया था मैंने इस वीडियो को, तो बहुत पहले मैंने एनालिसिस करके रख दिया था जब ये अपने नया हाई बना रहा था। तो हो सकता है उस वक्त ये इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई था, लेकिन अभी आप चेक कर लीजिएगा जब मैं 29 को ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त मैंने जो निकाला था उस वक्त ये कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो 85.30, यानी कि बहुत ज़्यादा है। और इसके पेयर्स की देखेंगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि थीम्स मेडिकेयर 49.53, विंदास बायोटेक 31.79, TTK हेल्थ केयर 31.32, IOCL चेमैन फार्मा 25.15। इसी तरह एवरेज पी के पेयर्स की बात करें 34.42, जो कि फिर भी बहुत कम है। तो ये बहुत प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेस पर ये कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है। उस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त 26 या 25 इस कंपनी का प्राइस चल रहा था, फिर भी अभी इसका प्राइस गिरा है तो ये थोड़ा करेक्ट हुआ है। अगर हम इसको हिस्टोरिकल पी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2020 में जो इसका पी था 3.9, वही 2021 में 8.4, 2022 में 46.22, 2023 में ये इसका पी बहुत कम था 28.1 और ये 24 में जो करंट में 85.30। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन अक्सर यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो रिटेलर होते हैं, वो देखते हैं कि वो अच्छा रिजल्ट आया, फट से घुसते हैं और शेयर को एकदम हाई कर देते हैं। फिर अचानक कोई ऐसा ख़राब न्यूज आएगा, थोड़ा शेयर गिर जाएगा और लोग फंस जाएंगे और फिर कंपनी का रिजल्ट भी ख़राब आ जाएगा। तो उससे बचने का है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको इंडस्ट्री पी से इसका कंपेयर करें तो कंपनी का इंडस्ट्री पी जो इस फार्मा के जिस सेक्टर की जो इंडस्ट्री पी है वो 40.21 है और इसकी कंपनी की पी 85.30 है, जो कि इसमें भी ये एक्चुअल में हाई है। तो दोस्तों ये मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैंने थोड़ा पढ़ा और मैंने आपको बताया। आप भी इसके बारे में जाकर कंपनी के बारे में पढ़ें और सोचें। कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो अपने जो आपका कोई गाइड है, कोई जिसको आप भरोसा करते हैं, जिसको आप पर्सनली जानते हैं और उन्होंने अच्छा डिग्री इस पर लिया हुआ है, CFA किया हुआ है, तो उन पर भरोसा करें। ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैंने खुद से जो पढ़ाई किया है, मैंने जो जानकारी हासिल की है उस बेस पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो
इसके अलावा भी अगर हम इस बात करें कि इस फार्मा सेक्टर में जो क्या वजह है कि ये कंपनी आगे बढ़ सकता है, तो उसके पीछे बहुत सारे वजह है। जैसे कि इंडिया जो है वो ग्लोबली 3rd लेवल में रैंक करता है फार्मा सेक्टर में और पूरी दुनिया में। और बताया जा रहा है कि 2024 तक ये इंडिया की जो फार्मा सेक्टर है वो 65 बिलियन तक हो जाएगी। ये बढ़कर 2030 तक 130 बिलियन तक हो जाएगी। तो उसमें ये सब कंपनी का जो शेयर होगा, इसमें हिस्सा होगा को आगे बढ़ाने में। तो ये कंपनी आगे किस तरह करती है, सारा कंपनी के ऊपर डिपेंड है, ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो ऐसी वीडियो को जानकारी के लिए आप बने रहें और इस मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे जाकर दूसरे कंपनी के ऊपर अच्छा सा